तो आज हमारे पास है यशपाल का मशहूर उपन्यास झूठा सच जी। और हम इसके एक हिस्से देश का भविष्य की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि 1947 के विभाजन की जो उथल-पुथल थी उसका एक जबरदस्त दस्तावेज है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेखक शुरू में ही साफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे तारा, जयदेव पुरी, कनक, हाँ, ये सब काल्पनिक है, लेकिन जिस दुनिया में वो जी रहे हैं, वो माहौल, वो पॉलिटिक्स, वो सब असली है। वो पूरी तरह से ऐतिहासिक हकीकत पर आधारित है। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि इन काल्पनिक किरदारों की आंखों से हम विभाजन की असली मानवीय कीमत को कैसे देख सकते हैं। वो अफरा तफरी, वो राजनीतिक खींचतान और उस दौर के आम इंसान का संघर्ष। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। इस उपन्यास की जो सबसे कमाल की बात मुझे लगती है वो ये है कि ये दिखाता है कि जब जिंदा रहने की लड़ाई सर पर आ जाए तो नैतिकता, उसूल, ये सब बातें कितनी पीछे छूट जाती हैं। हाँ इसकी शुरुआत ही एक ऐसे सीन से होती है जो मतलब हिला के रख देता है। बिल्कुल। हम मिलते हैं जयदेव पुरी नाम के एक कैरेक्टर से। अच्छा। वो दिल्ली के एक शरणार्थी कैंप में है और मुफ्त राशन के लिए लड़ झगड़ रहा है। और राशन भी कितना, बस 1.5 पाव आटा और एक छटांग दाल। ये सीन उस वक्त की जो भयानक कमी थी, जो लाचारी थी, उसको एक झटके में सामने रख देता है। मतलब बात सिर्फ भूख की नहीं थी, नहीं, बात अपनी डिग्निटी, अपना आत्मसम्मान खो देने की भी थी। और पुरी को वहां एक तरकीब लगानी पड़ती है ना। हाँ। और वो कोई महान काम नहीं करता, वो 2 और लोगों को अपनी तरफ करता है, उनके हिस्से का राशन भी ले लेता है और फिर उन्हें चकमा देकर अपनी कमीज में वो आटा दाल छिपाकर भाग जाता है। आज हमें ये शायद छोटी सी बेईमानी लगे, लेकिन उस वक्त ये सर्वाइवल टैक्टिक थी, जिंदा रहने का जुगाड़ था। और फिर वो उस थोड़े से आटे दाल का करता क्या है? वो सीधा एक ढाबे पे पहुंचता है। पैसे देने के लिए? नहीं, पैसे तो है ही नहीं। वो ढाबे वाले को आटा दाल देकर बदले में पकी हुई रोटियां और दाल लेता है। अच्छा, बार्टर सिस्टम। एग्जैक्टली। उस दौर में यही असली करेंसी थी, पैसा नहीं बल्कि पेट भरने का सामान। वो सीन जहां पूरी महीनों बाद गरम रोटी खाता है, वो उस दौर की सबसे बड़ी लग्जरी को दिखाता है। तो पुरी का संघर्ष तो बहुत ही जमीनी और व्यक्तिगत है, लेकिन क्या ये उपन्यास हमें ये भी दिखाता है कि जब लाखों लोग इस तरह सड़कों पर थे तब सत्ता के गलियारों में क्या चल रहा था? हाँ, और यहीं पर कहानी हमें दूसरे छोर पर ले जाती है। पुरी की मुलाकात होती है सूद जी से, जो एक पॉलिटिको हैं। जी। और इन दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ पुरी एक रोटी के लिए लड़ रहा है और दूसरी तरफ सूद जी नैनीताल में एक सेक्रेटरी के भरोसे ठहरे हैं और पंजाब में कैबिनेट बनाने की बातें कर रहे हैं। मतलब एक ही शहर में 2 बिल्कुल अलग-अलग सच्चाइयां जी जा रही थी। बिल्कुल। और यही उपन्यास का टाइटल झूठा सच सार्थक होने लगता है। सूद जी कांग्रेस पार्टी के अंदर की गुटबाजी, सिद्धांतों की लड़ाई और कौन मिनिस्टर बनेगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा। वो पुरी को बताते हैं कि पंजाब में कांग्रेसी मिनिस्ट्री बनाने का अवसर आया है, तो ये लोग फिर सब कुछ अपने गुट के हाथ में समेट लेना चाहते हैं। ये सुन के तो मतलब गुस्सा आता है कि जब देश जल रहा था तब नेता लोग कुर्सियों के लिए लड़ रहे थे। और लेखक हमें सूद जी का बैकग्राउंड भी बताते हैं जो बहुत दिलचस्प है। वो अपनी जवानी में क्रांतिकारी थे, सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे, जेल भी गए थे। कांग्रेस की जो अहिंसा वाली पॉलिसी थी उससे सहमत नहीं थे। लेकिन वक्त के साथ वो भी मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा बन गए। ये उस पूरी पीढ़ी का सफर है जो आजादी के ऊंचे आदर्शों से शुरू होकर सत्ता की असली पॉलिटिक्स तक पहुंची। तो ये तो हुई पॉलिटिक्स की बात, लेकिन उस आम परिवार का क्या जो लाहौर से उजड़कर दिल्ली आया था? उसे इन राजनीतिक दांव-पेच से क्या मतलब? उसकी तो लड़ाई बस सिर पर एक छत की थी। हाँ। और उस लड़ाई को हम पंडित गिरधारी लाल जी के परिवार के जरिए देखते हैं। वो दिल्ली की उन बस्तियों में घर खोज रहे हैं जिन्हें मुसलमान छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे। सोचिए कितना दर्दनाक मंजर होगा। एक का घर उजड़ रहा है तो दूसरे को वहां अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। उनकी मदद एक मौलाना करते हैं, सैयद अब्दुल समद जी, जो उस माहौल में भी इंसानियत की मिसाल है। वो कहते हैं ये फर्कंदाजी मतलब सांप्रदायिकता मुल्क और कौम को तबाह किए दे रही है। इस दरिंदगी को रोकना हम सब नेशनलिस्टों का फर्ज है। लेकिन ऐसी आवाजें उस वक्त बहुत कम थी, शायद बहुत कम, क्योंकि जैसे ही पंडित जी को एक खाली घर मिलता है, बजरंगी नाम का एक आदमी भीड़ लेकर आ जाता है और उस पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है। हाँ, वो पंडित जी से कहता है मकान तुम्हारा बाप का है, फाटक पर साफ मुसलमान का नाम लिखा है, एक हिस्से में तुम रहो, हम लोगों को भी तो जगह चाहिए। या तो कोई तर्क, कोई कानून काम ही नहीं कर रहा। कुछ नहीं,
सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस। पुलिस भी आती है लेकिन वो भी भीड़ के आगे बेबस है। और इसी पल पंडित जी को एक एहसास होता है जो मतलब दिल चीर देता है। वो सोचते हैं शायद लाहौर में उनका घर भी किसी ने ऐसे ही छीन लिया होगा। उन्हें लगता है कि इस पूरी लूट खसोट और हिंसा में देश के स्वाधीन हो जाने का उल्लास कहाँ था। ये वो मोहभंग है, वो डिसइल्यूजनमेंट है जो आज़ादी के साथ आई तबाही ने पैदा किया था। तो एक तरफ जिंदा रहने का ये नंगा नाच चल रहा था और दूसरी तरफ बंद कमरों में पॉलिटिक्स हो रही थी। और इन दोनों दुनियाओं के बीच एक नई पीढ़ी भी थी। हाँ, जो अपना भविष्य तलाश रही थी। कनक का कैरेक्टर शायद इसी पीढ़ी की कहानी कहता है। कनक जो पुरी की प्रेमिका है, एक पत्रकार बनना चाहती है। वो उस पीढ़ी की आकांक्षाओं का प्रतीक है जो इस नए देश में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। लेकिन उसकी मुलाकात नैयर नाम के एक सीनियर पत्रकार से होती है। हाँ, जो उसे हकीकत का कड़वा आईना दिखाता है। नैयर का कैरेक्टर मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो उस गुस्से और हताशा की आवाज है जो उस वक्त बहुत से लोगों के मन में था। सही बात है, वो सरकार और नेताओं से बुरी तरह नाराज है। वो गांधी और नेहरू की नीतियों का आलोचक है। हाँ, वो कनक से कहता है कि यहाँ दिल्ली में तो सरकार मुसलमानों पर हमला करने वालों पर गोलियां चला रही है। उसका तर्क ये है, और ये उस समय की बहुत बड़ी बहस थी। क्या तर्क था? कि भारत के सभी प्रांतों से मुसलमानों को निकाल दिया जाना चाहिए। सब मुसलमानों की जमीन, जायदाद, कारोबार पर पंजाब से आए लोगों को अधिकार होना चाहिए। हमारा जो नुकसान हुआ है हम भी तो उसे पूरा कर सकें। ये तो बदले की भावना है, एक बहुत ही खतरनाक सोच। और उस वक्त ये सोच बहुत आम थी। ये उपन्यास किसी का पक्ष नहीं लेता, बस ये दिखाता है कि दोनों तरफ के लोगों में जख्म कितने गहरे थे और बदले की आग कैसे भड़क रही थी। नैर का गुस्सा सिर्फ निराशा नहीं है, वो उस मानसिकता को दिखाता है जो और ज्यादा हिंसा को जन्म दे रही थी। इसी बीच कनक की मुलाकात सरदार अखबार के एडिटर असीर से होती है। हाँ, वो उसे पत्रकारिता की असलियत समझाते हैं। जी, और वो बातचीत आज के मीडिया के लिए भी बहुत प्रासंगिक है। असीर कहते हैं कि पत्रकारिता सिर्फ खबर लिखना नहीं है, असली चीज है स्थिति को गहराई से देखना और फिर अपनी बात ऐसे कहना कि लोगों का ओपिनियन बने। वो उसे एक तरह से दिशा दिखाते हैं। बिल्कुल, वो कनक को सलाह देते हैं कि वो शरणार्थियों की समस्याओं और सरकार की नीतियों पर लिखें। और इसी सिलसिले में कनक गांधी जी की एक प्रार्थना सभा में पहुंचती है। मुझे लगता है वो सीन उस दौर के वैचारिक टकराव का सबसे बड़ा प्रतीक है। वो एक असाधारण सीन है वाकई। गांधी जी शांति और भाईचारे की बात कर रहे हैं। वो अपनी प्रार्थना में कुरान की आयतें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन भीड़ में से कुछ शरणार्थी चिल्ला उठते हैं। हाँ, वो कहते हैं हम कुरान की आयतें हरगिज नहीं सुनेंगे। इन्हीं आयतों को पढ़कर हमारे हजारों भाई बहनों का कत्ल किया गया है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब लोगों का दर्द और गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो गांधी जी के सामने खड़े होकर उन्हें चुनौती दे रहे थे। और गांधी जी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे दिल में पाकिस्तान में मारे गए लोगों के लिए भी उतनी ही पीड़ा है और मैं पाकिस्तान जाऊंगा। वो शांति की अपील करते हैं, लेकिन उनकी आवाज उस गुस्से और दर्द के शोर में कहीं खो जाती है। सही बात है। और वहां मौजूद पत्रकार असीर का क्या नजरिया है? वो तो गांधी जी की पॉलिटिक्स से सहमत नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो कनक से कहता है कि गांधी जी का ये रास्ता हिंदुओं के लिए आत्मघात का दृष्टिकोण है। आत्मघात? हाँ, वो मानता है कि गांधी जी की अहिंसा की नीति उस समय की क्रूर हकीकत में काम नहीं कर सकती। और ये उस दौर की सबसे बड़ी बहस थी। क्या गांधी का रास्ता सही था या एक ज्यादा आक्रामक राष्ट्रवाद की जरूरत थी? और उपन्यास इस सवाल का जवाब नहीं देता। नहीं, बस दोनों पक्षों को हमारे सामने रख देता है। तो हमने जिंदा रहने की लड़ाई देखी, सत्ता का खेल देखा, लेकिन क्या इस पूरी तबाही और नफरत के बीच उम्मीद की कोई किरण भी थी? क्या लोग सिर्फ लड़ ही रहे थे या कुछ बनाने की कोशिश भी कर रहे थे? हाँ, और ये उपन्यास का सबसे शक्तिशाली पहलू है। ये हमें उन लोगों से भी मिलवाता है जो इस अंधेरे में रोशनी की तरह थे। अच्छा, कनक का पत्रकारिता में अपना रास्ता बनाना इसी उम्मीद का एक हिस्सा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तारा का कैरेक्टर। तारा, जो कहानी की मुख्य किरदारों में से एक है। जी। वो अपनी सहेली बंती के साथ एक शरणार्थी शिविर में पहुंचती है। और उस शिविर का वर्णन बहुत ही असली है। चारों तरफ अफरा तफरी है, लोग अपने बिछड़े हुए परिवार वालों को ढूंढ रहे हैं, नाम दर्ज करवा रहे हैं, हर कोई डरा हुआ है, परेशान है। और वही नरूला सिंह जैसा एक व्यक्ति है जो लोगों को संभालने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो कहता है आप जाओ, अपने बाल बच्चों घर बार को देखो, मैं इन बहन बेटियों के नाम धाम दर्ज करवा दूंगा, फिक्र मत करो। ये उन हजारों गुमनाम वॉलंटियर्स की कहानी है जिन्होंने उस संकट में इंसानियत को जिंदा रखा। और इसी माहौल में तारा आगे आती है। बिल्कुल,
वो पढ़ी लिखी है और वो अपनी तकलीफ को भूलकर दूसरों की मदद करने का फैसला करती है। वो शिविर में लोगों के नाम दर्ज करने और परिवारों को मिलाने का काम अपने हाथ में ले लेती है। हाँ, वो उस मुश्किल घड़ी में हिम्मत और सेवा का प्रतीक बनकर उभरती है। तारा का किरदार उन अनगिनत औरतों की कहानी है जिन्होंने ना सिर्फ अपना दुख सहा बल्कि पूरे समुदाय को संभालने में एक अहम भूमिका निभाई। तो मतलब एक तरफ पुरी जैसा किरदार है जो जिंदा रहने के लिए नैतिकता से समझौता कर रहा है, और दूसरी तरफ तारा है जो अपनी पीड़ा के बावजूद दूसरों की सेवा कर रही है। एक ही त्रासदी के दो अलग अलग मानवीय चेहरे। यही इस उपन्यास की खूबी है। जी ये किसी को हीरो या विलेन नहीं बनाता। जी ये बस दिखाता है कि असाधारण परिस्थितियों में साधारण लोग कैसे बर्ताव करते हैं। पुरी का संघर्ष भी उतना ही सच है जितना तारा का सेवा भाव। और इन सब किरदारों की निजी कहानियों के पीछे एक और बड़ी कहानी चल रही थी। दिल्ली में एक नई सरकार बन रही थी, एक नए देश की नींव रखी जा रही थी। और राहत और पुनर्वास के काम में भी तो पॉलिटिक्स घुस गई होगी। बहुत ज्यादा। इसका एक उदाहरण हमें पुरी और सूद जी की एक और बातचीत में मिलता है। सूद जी पुरी को रिलीफ कैंप के काम में लगाना चाहते हैं, जो एक अच्छा काम है, लेकिन साथ ही वो उसे राजनीति में सक्रिय होने के लिए भी उकसाते हैं। वो बताते हैं कि सेंट्रल असेंबली की मेंबरशिप के लिए कैसे सौदेबाजी चल रही है। मतलब राहत के काम को भी राजनीतिक भर्ती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हाँ, और यहीं पर पुरी एक बहुत जरूरी सवाल सोचता है। वो सोचता है कि दिल्ली में बैठकर सेंट्रल असेंबली का मेंबर बनने का जलंधर में क्या फायदा होगा। आदमी तो अपने घर में ही कुछ कर सकता है। ये उस वक्त का पहचान का संकट था। बिल्कुल। जब आपका घर, आपकी जमीनें छीन ली गई हो तो आपकी राजनीतिक पहचान क्या है? आपका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? ये वो सवाल थे जिनसे पूरी एक पीढ़ी जूझ रही थी। और कहानी के अंत की तरफ हम देखते हैं कि ये सब बिखरे हुए किरदार धीरे धीरे अपनी जिंदगी को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पूरी एक प्रिंटिंग प्रेस में काम शुरू करता है, कनक पत्रकारिता में पैल जमा रही है, पंडित जी का परिवार किसी तरह दिल्ली में बसने की कोशिश कर रहा है। ये कोई बड़ी जीतें नहीं है। नहीं, ये छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतकर देश का भविष्य बन रहा था। इस उपन्यास का एक अंतिम दृश्य है जो मेरे जहन में अटक गया है। वो ट्रेन यात्रा, अमृतसर से दिल्ली की वो ट्रेन यात्रा, वो अपने आप में विभाजन की पूरी त्रासदी का एक जीता जागता मॉडल है। एक डिब्बे में क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग भरे हैं। गुस्सा, दर्द, थकान और एक अनजाने भविष्य का डर, सब कुछ उस एक छोटे से डिब्बे में कैद है। वो सफर सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर का नहीं था। वो एक उजड़े हुए अतीत से एक धुंधले भविष्य की तरफ का सफर था। तो इस सब का क्या मतलब है? इन सारी कहानियों को एक साथ देखें तो झूठा सच सिर्फ विभाजन पर एक नॉवल नहीं रह जाता। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सच की प्रकृति पर ही एक सवाल है। एक तरफ नेताओं के बयानों का झूठा सच और दूसरी तरफ उन करोड़ों लोगों का भोगा हुआ सच। ये किताब उस नुकसान, उस भ्रम और साथ ही एक नए देश को बनाने के लिए हुए संघर्षों और बहसों को बहुत ईमानदारी से हमारे सामने रखती है। और ये हमें उस दौर की जटिलता को समझने में मदद करती है। कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थी। हर कोई अपने अपने सच के लिए लड़ रहा था। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है। उपन्यास का शीर्षक है झूठा सच। लेखक ने इसे उस जनता को समर्पित किया है जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि इतिहास के बड़े मोड़ पर असली सच आखिर होता क्या है? क्या वो सच है जो सरकारी फाइलों और इतिहास की किताबों में लिखा जाता है, या फिर असली सच उन लाखों लोगों की निजी कहानियों का जोड़ है जो अक्सर एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं?